तो वो तो रट्टा जैसे स्कूल में करते थे, रट्टा करके मैं जाके कर देती थी। मुझे नहीं पता था हंसना कहाँ है, रोना कहाँ है, चिल्लाना कहाँ है, कुछ समझ भी नहीं आता था। कितनी बार होता था कि रोने वाला सीन है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, वो बोल रहे अरे रोना था, वो दादी मर रही है उधर। मैंने अच्छा तो बोलो तो सही, मुझे कैसे पता रहेगा ना। फर्स्ट मूवी में तो स्टार्टिंग में हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। पहला इंप्रेशन तो ये जानती भी नहीं थी कि मैं एक्टर हूँ। मेरा बहुत एक अलग एटीट्यूड था इसके तरफ कि हाँ ले लो ऑडिशन कर लो। यही और थी मुझे लगा बिकॉज ये एटीट्यूड की। एक्टर का बेटा, सॉरी डायरेक्टर का बेटा है ये, इसीलिए शायद यू नो दोस्ती के पता नहीं अब लड़ाई जरूर लगवा दोगे। तो वो तब मैंने की थी जब मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी। वो मूवी मैंने बहुत जोर जबरदस्ती, मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया था, मैंने की थी। रेत उठाई उसने वहां से, गंगा मैया की रेत थी वहाँ पे, उठाई सीधा मेरे मुंह में ठूस दी। हम अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व नहीं करते इंडिया में, वो वहाँ पे हिस्ट्री प्रिजर्व करते हैं। वहाँ के पुराने 100 साल पुराने स्टूडियो आज भी जिंदा हैं। यहाँ पे तो वेट करते हैं कि उसका दिवाला कब निकले। हॉलीवुड में जो थिएटर को है वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं थिएटर की फिल्मों को। वहाँ पे अभी भी वो लोग वो डील साइन करते हैं कि भाई एआई अभी रिप्लेस नहीं करेगा एक्टरों को। इधर तो वेट कर रहे हैं कि कब एक्टरों के नखरों से छुटकारा पड़े। वहाँ पर 18 के बाद में बच्चों का घर से निकल जाना इज द मोस्ट कॉमन थिंग। हमारे इधर तो बच्चा 30 में बोलता है मम्मी बाहर चले जाओ, तो मम्मी का दिल ऊपर नीचे होता है मेरा बच्चा। वनवास मनुष्यता की हत्या है। वनवास कलयुग की असल शुरुआत है। वनवास एक दिन का हो या 14 साल का, उसका हर पल दर्दनाक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जो मैंने ये बात कही है ये इतनी गहरी है कि कई हजार वर्ष पहले राम भगवान ने इस वनवास को भोगा था। लेकिन अब जो वनवास 2024 में आ रही है ये दर्दनाक नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अनिल शर्मा कहते हैं कि इमोशन का गदर है। जी हां, गदर 2 के 800 करोड़ छापने के बाद उस फिल्म की कास्ट से आज हम मिलने वाले हैं। फिल्म की कास्ट में कौन है? जीनियस उत्कर्ष शर्मा जी, जिनकी फिल्म ने लास्ट फिल्म ने बॉलीवुड में क्रांति लाए थे, और उनका साथ निभा रही हैं मुस्कान यानी कि सिमरत कौर जी, जिनकी मुस्कान गदर 2 से शुरू हुई थी और अभी भी अनिल शर्मा जी के साथ बरकरार है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम आकाश है। और सर मैं सबसे पहला सवाल आपसे शुरू करना चाहूंगा उत्कर्ष जी। उत्कर्ष जी, एज अ यंग एक्टर एक एक्सपीरियंस कास्ट के साथ काम करना, जैसे कि नाना पाटेकर सर, राजपाल यादव सर और भी बहुत सारे मजे हुए कलाकार हैं, उनके साथ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ रिहर्सल्स करते हैं। तो क्या आपने अनएक्सपेक्टेड सीखा? जो आपने सनी सर के साथ भी काम किया था, तो क्या अनएक्सपेक्टेड आपने सीखा? देखिए, जब भी मौका मिलता है आपसे कोई एक्सपीरियंस्ड या मोर मजे हुए कलाकार के साथ काम करने का, तो सीखने का ही मौका नहीं होता है, वो आपके लीप लेने का मौका होता है, जहाँ पे आप जो 3, 4, 5 फिल्में करके सीखेंगे ना, स्पेशली नाना सर जैसे एक्टर के साथ, आप वो एक फिल्म में सीख जाएंगे। जी देखिए, गलतियाँ सब करते हैं, हम भी करते हैं, मगर वो गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता आप अटक सकते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस एक्टर काम आते हैं। कई बार वो आपको मोटिवेशन देते हैं, कई बार आप उनसे सवाल पूछ लेते हैं जी, और उसमें बातचीत में आप कई हल निकाल लेते हैं, आपको समझ में आता है। एक्टिंग मैं मानता हूँ कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, वो कोई आप एक दिन में ना सीख सकते हैं ना सिखा सकते हैं। तो नाना सर के साथ स्पेशली अगर मैं कहूँ, राजपाल सर के साथ अगर मैं कहूँ, तो जैसे फर्स्ट सीन था हमारा, उसमें एक बैक ऑफ द माइंड ज़रूर कहीं ना कहीं रहता है कि नाना सर के साथ काम करने वाले हैं। हालांकि मैं अपना पूरा प्रिपेयर होके गया हूँ, मुझे एक अपना एक प्रेपरेशन करके गया, बट जो लोकेशन होती है कई बार वो चीज़ें थ्रो कर देती है आपकी तरफ। हज़ारों की भीड़ है बनारस के घाट पे, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कैमरा कहाँ क्राउड में छुपा हुआ है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या फेसिंग करनी है, क्या चीज़ें करनी है। और इतने बड़े एक्टर के साथ आप चाहते हैं आप अपना ए गेम रखें, कहीं पे भी आप डट के खेलें उनके साथ जी। तो उसमें सबसे अच्छी बात थी नाना सर के साथ कि मैं इससे पहले उनसे पूछ सकता सर कैसे करना चाहेंगे, उन्होंने मुझसे पूछा तू क्या करना चाहता है। मैंने कहा सर मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। सर ने बोला हाँ ये बिल्कुल कर। तो उससे क्या है, सारी जो बाउंड्रीज होती है सीनियर जूनियर की सब टूट जाती हैं और आप प्योरली एज 2 एक्टर्स उस सीन को काम करते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप उत्कर्ष शर्मा हैं और वो नाना पाटेकर हैं जो आपसे इतने सीनियर हैं। आप
सिंपली एज द 2 कैरेक्टर्स जो आप पोस्टर पे देख रहे हैं वैसे ही काम करते हैं, और वैसे ही आई थिंक एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ हमेशा काम करने में महसूस हुआ है मुझे। आपको डर नहीं लगा, मतलब क्योंकि नाना सर वो डांटने से बिल्कुल झिझकते नहीं हैं जी। तो आपको ऐसा कभी हुआ? आपने 99% जो फिल्म का शूट है वो बाहर ही किया था जी। तो उसमें कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आप कहीं डांटा हो ना, या आपको लगा हो कि अब डांट पड़ जाएगी, ऐसा कभी हुआ? नहीं, क्योंकि मुझे पता था उनकी जब शूटिंग चल रही थी तब मेरी शुरू नहीं हुई थी, तो मैं उनको ऑफ कैमरा ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा था। अच्छा। कि उनका प्रोसेस क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि देखिए आउटडोर शूटिंग है, ठंड में शूटिंग है, गर्मी में शूटिंग है। मैं चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस ना हो सेट पे। मैं खुद नहीं प्रेफर करता कि एक्टर प्रिपेयर्ड होके आते हैं ना, काम आसान होता है। हम काम करने आए हैं, हमारे पास समय नहीं है कि दूसरा एक्टर अगर लाइन लर्न करके नहीं आया है तो उसको वो समय दे सके। आप एक इमोशन पे बैठे हैं, और सर का जो कैरेक्टर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है जी। उनको तो मैं डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहता। तो मैंने मेक श्योर किया कि हर सीन के पहले मैं प्रिपेयर्ड रहूं। और नाना सर ने कभी भी ऐसा लकीली फॉर्चुनेटली कभी ऐसे डांट नहीं पड़ी, ना मुझे ना इन्हें जी। और वो बात अलग है कि हाँ कहीं ना कहीं वो ज़रूर झिझकते नहीं लगता हो है। बिल्कुल भी। वो प्रोफेशनल है, देखो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी प्रोफेशनल आओ सेट पे, जी। और जब हम प्रोफेशनल थे तो इसलिए शायद सफ़र अच्छे से कट गया। राजपाल सर के साथ आपका कोई सीन जो आप बताना चाहें कि बहुत बढ़िया था उनके साथ, या कुछ ऑफ कोर्स बढ़िया ही होगा बट जो आपको कुछ सिखा के गया हो? राजपाल सर के साथ ना, देखिए उन्होंने इतने इन कैरेक्टर किए हैं कॉमिक रोल्स में, इतने सारे, फिर भी वो एक सबसे डिफरेंट है। उनका हर कॉमेडी कैरेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जी। तो वो लेजेंड्स में आते हैं कॉमेडी के। और इसमें भी उन्होंने एक जो कैरेक्टर किया है, मेरे साथी का कैरेक्टर है। और वो पोटैटो फील्ड वाला इम्प्रोव बहुत अमेजिंग था। एक सीन है हमारा जो एक्चुअली कॉमेडी नहीं, इमोशनल सीन है हम दोनों के बीच में। राजपाल सर का क्या है कि वो एक्टर टेरिफिक हैं, इसलिए वो, और शायद कॉमेडी में उनका एक पकड़ और ग्रेट है, और लोगों ने छोड़ा नहीं उनको कि कॉमेडी आप पे सबसे बेस्ट लगती है। वो हम ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है, इसलिए कई बार सिर्फ कॉमिक में ही उनको करवाया जाता है। बट उनकी जो इमोशनल रेंज है वो बहुत कमाल है एज एन एक्टर। एक सीन था जहाँ पे वो कुछ इमोशनली चार्ज्ड होके कहने वाले हैं, और उसका हमने कोई प्रिपरेशन या कैसे घटने वाला है नहीं किया था। कैमरा बस हमें पता है यहाँ पे है, और वो अपना कुछ बोलेंगे, और हमारे रिश्ते का एक वो कंक्लूजन सा है। अच्छा। वो इतना ब्यूटीफुली हुआ, मुझे पढ़ते वक्त भी या कैरेक्टर प्रिपेयर करते वक्त भी मुझे नहीं पता था कि मैं इतना डीपली फील करूँगा इनके कैरेक्टर के लिए, और वो इतना डीपली फील करेंगे मेरे लिए। तो ये क्या होता है जब आपके पास राजपाल सर जैसे एक्टर होते हैं, वो कई बार एक सीन को इतना इंटेंसिटी के साथ आपको एज अ को एक्टर दे देते हैं कि आप वो सीन आपके लिए यहाँ अगर था तो यहाँ पहुँच जाता है एज एन एक्टर। जी। एंड वो उनकी खासियत है, सिर्फ कॉमेडी नहीं, इमोशन के भी वो मास्टर है। अगला सवाल मैं सिमरत मैम आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने रीजनल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा से शुरुआत करी थी, आपने पंजाबी फिल्म्स भी की हैं, आपने सॉन्ग्स भी किए हैं, आप गदर 2 में तहलका मचा चुकी हैं, और अब आप उत्कर्ष जी के साथ आ रही हैं। तो ये जर्नी साउथ और बॉलीवुड आपको लगती है डिफरेंट है? आपको क्या मतलब डिफरेंस नज़र आता है? और जब आप उत्कर्ष जी के साथ अब दोबारा काम कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क महसूस हुआ या वो सिमिलर था? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम किसी साथ काम करते हैं तो एक गैप होता है जिसको हम फिल करते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, तो वो कितना फिल हो गया है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्टली मैंने स्टार्ट ऑब्वियसली साउथ से किया था, बट देयर इज़ नो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस और वर्किंग एथिक्स, दोनों के सिमिलर है। एक ही डिफरेंस है कि वहाँ मुझे भाषा समझ में नहीं आती थी, यहाँ मुझे समझ में आती है। अच्छा। बस इतना, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली तेलुगु जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे तो पता ही नहीं था तेलुगु क्या है क्या नहीं, तो वो तो रट्टा, जैसे स्कूल में कहते थे रट्टा करके मैं जाके कर देती थी। मुझे नहीं पता था हंसना कहाँ है, रोना कहाँ है, चिल्लाना कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता था। कितनी बार होता था कि रोने वाला सीन है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, वो बोल रहे अरे रोना था, वो दादी मर रही है उधर। मैंने अच्छा तो बोलो तो सही, मुझे कैसे पता रहेगा। तो एक लिटरली एक फनी सीन था कि उधर दादी मरती है और पूरी फैमिली वाले इकट्ठा होते हैं, दे आर लाइक कुछ तो भी कॉन्वर्सेशन हो रही, मर रही हैं, मतलब ऐसा कुछ है कि उनको डिजीज है, एंड शी इज लाइक ऑलमोस्ट, मुझे पता नहीं, मैं आ रही हूँ सीन में एकदम ऐसे और मैं देख रही हूँ सबको, डायरेक्टर कट 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 ये क्या कर रही है, तो मैंने बोला कि पता नहीं,
तो बोले अरे ये सीन है, तो मैंने बोला एक तो उनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, हाँ, तो that the थोड़े, only मतलब not conversation everybody, communication like, is in हाँ। English. नहीं, इंग्लिश भी मतलब जिस टीम के साथ मैं कर रही थी अनफॉर्चुनेटली उनको तो वो भी नहीं आ रही थी, तो वो मुझे सिर्फ ऐसे 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 ये हमारी बातें होती थी लाइक, तो वो मेरे लिए थोड़ा एक चैलेंज था। और उसके बाद में अब उत्कर्ष के साथ काम करना, फर्स्ट मूवी में तो स्टार्टिंग में हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करनी, इट वाज जस्ट लाइक पता नहीं ओके, एक था। तो पहला इंप्रेशन क्या मिला था जब उत्कर्ष जी से आप मिले, कि पहला इंप्रेशन कैसा था? पहला इंप्रेशन तो ये जानती भी नहीं थी कि मैं एक्टर हूँ। जब इनका ऑडिशन हुआ था, हाँ एक्चुअली मेरा ऑडिशन उत्कर्ष ने लिया है and Okay. मुझे नहीं पता था कि ये मूवी नहीं एक्चुअली पता लग गया था उसके जस्ट पहले उसी दिन। बट हाँ फिर भी मैं जब आके शूटिंग देख चुकी है ये, फिर भी मैं जब सामने आया हूँ, खैर वो मैंने सर्दी का बहुत टाइम था, दूर से मास्क देखा था, तो कोविड मैंने वोविड का इसको टाइम था, तो देखा। मैंने मास्क वास्क लगाया हुआ था। Yeah. अच्छा, और सो मुझे ध्यान में नहीं था कि ये वही फेस है, एंड जब आए तो मेरा बहुत एक अलग एटीट्यूड था इसके तरफ कि हाँ ले लो ऑडिशन कर लो, ओ, तो मैंने तो काफी फिल्में की हैं। नहीं काफी फिल्में में वैसा नहीं था, मैं भी चिढ़ के ही आया था क्योंकि अच्छा। क्योंकि एक्चुअली इसने मुझे 45 मिनट्स वेट करवाया अच्छा, तो ये वजह थोड़ी सी रही और थी मुझे लगा बिकॉज ये Attitude की। एक्टर का बेटा, सॉरी डायरेक्टर का बेटा है ये, इसीलिए शायद यू नो। नहीं मुझे बट इसका रीजन अलग एक था, इसका सेकंड, जेन्युइन मुझे नहीं पता था कि ये वेट कर रही हैं। अच्छा। और मैं यूजुअली मैं नहीं, और मैं कास्टिंग से कोसों दूर रहता हूँ। मुझे नहीं लेना देना कि कास्टिंग में क्या आ रहा है, खंबा भी होगा तो हम एक्टिंग कर लेंगे उसके साथ। अच्छा, बट नो कंपैरिजन विद द खंबा। नहीं ऐसे कोई वो नहीं, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज। जी। बट वो हमारा काम है। स्टेज पे क्या होता है, स्टेज पे आपके सामने कोई एक्टर नहीं होता, आपको अक्सर ऑडियंस ब्लैंक में देख के आपको परफॉर्म, इसमें भी शूटिंग में भी कई बार बस कैमरा रहता है, एक्टर रहता भी नहीं है सामने, तो आपको एक यूज्ड टू तो हो जाए, ऑब्वियसली एक्टर होता है तो बेटर होता है। एनीवे इनके साथ ये हुआ कि ओम शांति ओम मोमेंट आप कह सकते हैं हमारा लिए था, क्योंकि 500-600 लड़कियों का ऑडिशन हुआ, उसमें से किसी की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनके पास लुक नहीं था, सभी अच्छे थे अपने अपने मायनों में, किसी के पास लुक था तो अभी उनको ग्रूमिंग का टाइम चाहिए था, हमारे पास ना तो टाइम था और ना हमारे पास सिखाने का वक्त था, और तो हमें ऐसी चाहिए थी, एक रेडीमेड लड़की चाहिए थी जो फ्रेश हो और लाहौरी नक्श हो। तो जब पालमपुर में हम शूटिंग कर रहे थे, इनका ये आई हुई थी और भी एक्ट्रेसेस आके गई थी, और हम डिबेट कर रहे थे अब बॉम्बे जाके ही करेंगे, हमने काइंड ऑफ ऑडिशंस कॉल ऑफ कर दिए थे, अब बॉम्बे जाके देखेंगे कि क्या करना है। ये लास्ट लड़की थी, पापा की भी तबीयत ख़राब थी, मैं भी बहुत बारिश में सर्दी में भीग के आया हुआ था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये आई हुई हैं। तो मैंने एडी को बोला पहले, तो जो एडी आए थे कि वो लड़की वेट कर रही है, उसका आप प्लीज़ ऑडिशन ले लो, क्योंकि सर ने बोला है। मैं बोला मैं ऑडिशन वगैरह मैं नहीं लेता यार, मेरे से क्यों करवा रहे हो? तो बोले नहीं सर बोल रहे हैं तुम जाके देख लो। पापा से भी मैंने बोला, पापा ने बोला देख लो। तो मैं पहले गया, ये कैंटीन में बैठी हुई थी वहाँ पे, मैं बोला अगर नाक नक्श नहीं होगा तो मैं पहले ही मना कर देना, क्योंकि लुक बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैरेक्टर के लिए, हमारे पास टाइम ही नहीं है कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने को। जी, दोस्ती का पता नहीं, अब लड़ाई जरूर लगवा दोगे। तो नहीं लेकिन एडी जो था उसने बोला वो बैठी हुई है, आप ऐसे देखो, मैं मास्क वास्क लगा के ऐसे ही, वहाँ पे कुछ खीरा टमाटर पड़ा हुआ था, मैं ऐसे लेके गया, मैंने ऐसे ही ग्लांस दिया, बोला हाँ ये लुक तो इसका करेक्ट है, चलो फटाफट ऊपर कर लेते हैं। तो ये पहुंची, मैं पहुंचा, और मुझे नहीं पता था 45 मिनट से वेट कर रही हैं। एनीवे तो स्क्रिप्ट रेडी थी इनकी, मैंने कहा कि स्क्रिप्ट साइड में रखो, इम्प्रोवाइज करेंगे, क्योंकि ग्रूमिंग का टाइम नहीं है हमारे पास। अगर एक्टर होगी तो स्पॉन्टेनियसली कर लेगी। स्पॉन्टेनिटी वाज द फर्स्ट थिंग वी वर सीकिंग इन द गर्ल। जी, तो इम्प्रोवाइज किया। अब मैं अपने आप को 30 मार का समझ रहा था इम्प्रोवाइजेशन में, इम्प्रोव किया हुआ है मैंने काफ़ी। तो मेरी बोलती बंद हो गई बाय द एंड ऑफ द सीन, ठीक है। और हमने बहुत घटिया लाइटिंग में उसको शूट किया, आईफोन की लाइट मारी, क्योंकि लाइट बिजली जाती है वहाँ पे। शूट भी आईफोन में हुआ। मैं पापा के पास लेके आया ऑडिशन, पापा ने पूछा कि कैसी है लड़की, मैंने बोला एक्टर अच्छी है, स्पॉन्टेनियस है, आप देख लो ऑडिशन। और पापा ने भी देखा, पापा को भी उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई, और लुक में भी ये राइट थी।
तो तुरंत ही इनका सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा तुरंत नहीं, थोड़ा सा डिले हुआ। कोई तुरंत नहीं हुआ था, बॉम्बे जाके मैंने काफी ऑडिशंस फिर दिए। ऐसा कहना पड़ता था। बट फिर भी हमारे लिए ओम शांति ओम मोमेंट था कि हमारे लिए आखिरी ओम लड़की शांति- जिसको exactly. हमने देखा देखा। वो लड़की ये थी, और इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही इनको वनवास वापस मिली है, क्योंकि गदर 2 में इन्होंने देश का दिल जीत लिया, देश की मुस्कान बन गई। जी, तो ये तो है। अब अब मीना बनेंगी और क्या। मैं आपको इसके लिए पर्सनली कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा मैम कि गदर 2 तो बहुत लोगों को पसंद आई थी मेरे साथ में, ये लेकिन रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ तारीफ हाँ करना। एक्चुअली में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी, आप बता रहे तो मैं भी बता देता हूँ कि आपने कास्टिंग बहुत अच्छी की, आपने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी की कि मेरे भैया हैं मनीष भैया, उनको इतना अच्छा लगा है मैम का कैरेक्टर कि उन्होंने वो जो जिस गाने में आपका रोमांस है, वो जो फर्स्ट रोमांस है, वो कई बार उन्हें गाना वो पसंद ही इस वजह से आया क्योंकि उस गाने में आप थी। नो ऑफेंस टू यू, बट it is fine. It is इट्स मतलब वो उन्होंने मुझे लिटरली बोला है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखा था, एंड ही नोज मी दैट आई एम इनटू आई डू मूवी रिव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट। तो ही आस्क्ड मी, कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी स्पेसिफिकली कि ये मुस्कान फ्रॉम गदर 2 कौन है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नो, मैं आपसे कहना चाहूंगा आपने परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब दी और आपने कास्टिंग बहुत अच्छी करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू कास्ट करने के लिए, थैंक यू। एंड थैंक यू भैया फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा ना मैं आपसे ऑफ द कैमरा जानना चाहूंगा कि उत्कर्ष और सिमरत ऑफ द कैमरा कैसे हैं, कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, आपका डेली रूटीन क्या होता है। जैसे कि मैंने देखा है कि आपको फूडी टैग दे दिया गया है, जो कि आपने डिस्क्लेमर दिया है उसका, ठीक है। तो आपको कौन सा टैग, उत्कर्ष को कौन सा टैग देंगे? उत्कर्ष है, ओके। और वो एग्री करेगा। ही कैन लिटरली ईट 1 to 2 बिग पिज्जास, वो खुद खा सकता है। वो इतना बड़ा आइसक्रीम का पैक अभी रिसेंटली खाते हुए देखा है। और ये आइसक्रीम खाने के लिए इसको रैंडम रीजन होता है कि अरे हम शूट पे जाएंगे ना अभी अगले महीने, तो आज खा लेते हैं आइसक्रीम। अच्छा, तो आपने फोटो क्लिक करके डाल पोस्ट नहीं किया? नहीं, अब वो वर्कआउट कर लेता तो वो दिखता नहीं है। अच्छा, है ना। तो बट सबसे ज्यादा अगर कोई खाता है और फास्ट, मैं स्टार्ट भी अगर करने बैठूंगी, उत्कर्ष तो खा चुका रहता है, तो उसके साथ अब खाना मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एकदम स्लो खाती हूँ, एकदम फास्ट खाता है। जब तक तो मैं दूसरा बाइट लेने जाती तब तक तो प्लेट खाली हो चुकी रहती है। सो ये फूडी वाला टैग गलत जगह पे। तो ऑफ द कैमरा अब आप उनके बारे में और कुछ बताइए, फिर आपके बारे में ये बताएंगे ऑफ द कैमरा आप एक दूसरे को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में तो ऑब्वियसली अच्छा ही बताएंगे, बट जो इसकी एक क्वालिटी जो मुझे पसंद है जी, कि ये बहुत एक्टिव है एज अ पर्सन जी। इसको हर समय कुछ ना कुछ करना है। अच्छा। चाहे वो इसको कोई स्पोर्ट्स कर रही है परस्यू, कभी पिलाटेस चली जाती है, कभी जिम्नास्टिक चली जाती है। शी इज़ वेरी एक्टिव एज अ पर्सन। एंड कभी घूमने जा रही, कभी कश्मीर पहुंच जाती है, कभी ट्रैवल का शौक, कहाँ अहमदनगर पहुंच जाती है। दुनिया घूमने का बहुत शौक है और ये अच्छी बात है। एक मैं इसका थोड़ा ऑपोजिट हूँ, एक्टिव हूँ। अच्छा। बट अपने काम को लेकर मैं मोर एक्टिव हूँ, ये लाइफ को लेके मोर एक्टिव है। ये मोर डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ पर्सन है थोड़ा। डिसिप्लिन ऑफ द कैमरा भी। हाँ, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है। ऑन द सेट तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि मैंने आप सुबह से आप इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, आप भी इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी शरारती और थोड़ा सा ये वो कंप्लेन कर लेती हूँ। ये अगले और 8 इंटरव्यू यहीं बैठ के दे सकता है। अच्छा उत्कर्ष, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। इंडियन ऑडियंस हमेशा जो है अपने हीरो से रिलेटेबल करना चाहती है। जैसे आपने पहले भी कहा है कि अगर मैं बनारस का लड़का हूं तो जेनजी फ्रॉम मुंबई शुड रिलेट टू मी। तो मैं जानना चाहता हूं कि वीरेंद्र का कौन सा एक एस्पेक्ट है सबको उनके साथ रिलेट करने पर मजबूर करेगा, और ऑडियंस के लिए आपके कैरेक्टर का क्या मैसेज है? इस कैरेक्टर का जो रियलिज्म है कि मतलब वो जिस रियलिटी के साथ लाइफ को देखता है और जिस केयरफ्रीनेस से लाइफ को जीता है जी, वो चीज़ इसकी सबसे अट्रैक्टिव है। और उसके साथ साथ इसका जो दिल है वो मेरे हिसाब से बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बट फिल्म में आपको एक कनेक्टिविटी इससे महसूस होगी। चाहे ये मेरे से भी बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर है ये। ये मेरे लिए एकदम उसको क्या कहते हैं,
एकदम ऑपोजिट सीता कैरेक्टर। गीता है तेरा। सीता गीता है मेरा। अच्छा। हाँ, तो ये कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं लाइफ में ऐसा नहीं हूँ और और ये पूरा तो टाइम हमें परेशान करता हाँ, है ये भी। थोड़ा सा चढ़ भी जाता है दिमाग पे। तो इस ऑफ द character के कैमरा quirks। परेशान किया था सिमरत बहुत को? बहुत। बहुत उसका सेकंड बदला लिया आपने? हॉबी है परेशान फिर करना। बदला लिया नहीं ऑल्टर लिया ईगो आपने? कहते हैं ना, ओ ऑल्टर ईगो। एग्जैक्टली, ऑल्टर ईगो। आपने फिर बदला नहीं मैं लिया? इतना रोस्ट करती हूँ उसको, मैं बहुत रोस्ट करती हूँ उसको। अच्छा, अभी मैं अगर आपको मौका दूं तो नहीं आप अभी किस नहीं, बात पे रोस्ट कर वो दोगे? बहुत ऑफ कैमरा रोस्टिंग है। वो बहुत फ्रेंडली रोस्टिंग है। ओह, बहुत फ्रेंडली रोस्टिंग है। जी, मतलब इतना रोस्टिंग कि उत्कर्ष के लिए ट्रैवल है फ्रॉम सोफा टू बेड। ओके। उसकी लाइफ का and ट्रैवल to work। एंड टू हम उतना ही है इसकी जिंदगी। जी, सिमरत आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म के बाद आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं और आपके कैरेक्टर के लिए ये फिल्म कैसे गेम चेंजर हो सकती है? कैरेक्टर के लिए एक तो क्योंकि पहली मूवी में आपने मुझे एक पाकिस्तानी कैरेक्टर में देखा था, उसमें मेरा लुक बहुत डिफरेंट है। अब कोई बता नहीं सकता ये सेम वही लड़की है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी गदर 2 को पहली फिल्म नहीं मानता, मैं आपकी जो सबसे पहली तेलुगु फिल्म थी मैं उसे पहली फिल्म मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो प्रेम तो में कार्तिक मेरी पहली जी फिल्म है। जी। सो वो डेफिनेटली वो हमेशा स्पेशल और फर्स्ट फिल्म रहेगी। जी। बट ये वो तब मैंने की थी जब मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी। अच्छा। वो मूवी मैंने बहुत जोर जबरदस्ती, मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया था, मैंने की थी वो। पूरी मूवी में मैं ऐसी थी कि मुझे नहीं करना है, एवरी भगवान डे। ऐसी माँ सबको दे। हाँ, और गदर होशो हवा में कि मुझे ये करना है और इसके लिए जितना मैं अपना मतलब बोलते हैं ना 100 से भी अगर ऊपर मैं कुछ दे सकती हूँ, मुझे मैं ये था। तो माइंड बहुत डिफरेंट था वो टाइम पे और ये टाइम पे। अच्छा। और गेम चेंजिंग कैसे रहेगा ये तो कैरेक्टर? पहली वाली लड़की सिंपल सी, वो भी थोड़ी सी ऐसे नटखटी सी लड़की थी, बट जी। एक एरा था, 71 का एरा था। आज की लड़की कैसी थी, थोड़ी ओवर बिंदास है, उनका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। और ऊपर से मेरे को प्ले करना था नौटंकी वाली। तो नौटंकी वाली जैसे जैसे हम देखते हैं अगर उनका रिलेशनशिप में भी झगड़ा होता है, वो बहुत जाके अरे क्या रही है रे, थोड़ा सा वैसे रहता है ना जी। और अगर ये पुरानी टाइप की रहेगी तो वो एक उसका वे डिफरेंट रहेगा। तो मीना का अलग वे है। मीना आज की लड़की है, नौटंकी वाली है, वो तुरंत जाके इसको पकड़ती कि हाँ क्या जो भी होता है इसका। रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हो? हाँ रियल लाइफ में भी मैं हाँ एकदम धाकड़ टाइप की। गाना जो हमारा आया हुआ है उसमें एक मोन्टाज का पोर्शन हमने डाला है उसमें, जहाँ पे रेत पे लिटा के ये मुझे मार रही हैं, ठीक है। और वो कुछ सीन का मैं थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो कुछ सीन में मैं छेड़ रहा हूँ इनको, अच्छा। राइट, एंड शी इज ट्राइंग टू शट मी अप। ओके ओके, सो क्या वैसे आप मार दोगे पीट दोगे मैक्स, राइट। अब इतना स्पॉन्टेनियस लड़की है ये, इसने मुझे गिराया। मैंने चुप भी एक करवा सेकंड, एक सेकंड। अब मैं भी थोड़ा ज्यादा छेड़ रहा था इनको। रेत उठाई उसने वहां से, गंगा मैया की रेत थी वहाँ पे। उठाई सीधा मेरे मुंह में ठूस दी। ले और बोल। 45 मिनट भारी पड़ गए। हाँ। अरे बोले जा रहा है, बोले शायद जा रहा उसका है, ही बोले बदला जा लिया रहा है है। अभी। मैंने कहा अब ना। मुझे रियलाइज हो रहा है। मैंने कहा, मैंने पकड़ लिया, लेकिन ओह माय गॉड, ये द बॉयज वाली बात हो गई। यस 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 यस। तो ये चुप नहीं हो रहा था, मैं मारे भी जा रही हूँ, हट ही नहीं रहा। मैंने अब चुप रहेगा, अब नहीं बोलेगा कि मुंह में मिट्टी चलेगी अब ये। ओके। मैं जेन्युइनली उसमें जो रिएक्शन है वो जेन्युइन शॉक्ड का रिएक्शन है। डबिंग में भी आपको सुनाई देगा कि रेती रेती। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ कहा फिर आपने कि नहीं, उसके बाद नहीं ये चिढ़ा मेरे पे। अच्छा, ये चिढ़ा भी नहीं, कैसे तो मैंने नहीं। बोला तो चुप होना था। उत्कर्ष, हम आई लड़ते हैं। थिंक ये गलत बात है। आप ऐसे खूबसूरत चेहरे से नहीं, चिढ़ नहीं चिढ़ा सकते। नहीं, मैं चिढ़ा नहीं। मैं एक्चुअली बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इसने कितना करेक्ट परफॉर्म किया है। अच्छा। क्योंकि वो कैरेक्टर जो चुप ही नहीं हो रहा है, आप उसको चुप कैसे करोगे? थप्पड़ मार दोगे, पीट दोगे। मतलब अब कुछ नहीं मिल रहा है तो मुंह ही बंद करो ना इसका। जी, अच्छा, चलिए रैप अप करेंगे। लास्ट के 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पहला सवाल तो मैं करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुत सारे इंटरव्यूज में क्रशेस बता दिए, आपके मेल क्रशेस, फीमेल क्रशेस। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हॉलीवुड में अगर आप किसी को कहें कि ये मैं इस कैरेक्टर को मैं कभी प्ले करना चाहूँ, ठीक है, या ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, या ये एक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, तो वो आप एक एक कैरेक्टर बताइए और एक्टर का नाम। जी, मेरे लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो होंगे डेफिनेटली। उनकी और उनका कौन सा कैरेक्टर? मुझे टाइटैनिक का कैरेक्टर मैं जैक सेम यही का बोल बहुत रही थी, पसंद है। रोज समथिंग आई वुड
जी हमेशा से मैं व्हाट अ ये कोइंसिडेंस। अच्छा उनका वो कैरेक्टर बहुत, जबकि बहुत सिंपली रिटन है, और मैंने काफ़ी उसका BTS और बैक स्टोरीज भी पढ़ी हैं, जहाँ पे डिकैप्रियो नहीं करना चाहते थे वो रोल, क्योंकि उस कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी नहीं है, ये नहीं है, डेप्थ नहीं थी कैरेक्टर की। तो जेम्स कैमरून ने उनको समझाया था कि अगर अल्टीमेटली तुम्हें हीरो बनना है जी। तो तुम जब पर्दे पे होगे, ऑडियंस को लग जाना चाहिए कि तुम ही हो वो, कोई स्टोरी आएगी, खुलेगी जब खुलेगी। बट ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि कई आपको ऐसी फिल्में करनी पड़ती हैं जहाँ पे आपको डेप्थ वाला कैरेक्टर नहीं मिलेगा, बट आप राइट हो उस रोल के लिए। तो आई थिंक वो जो फिर कैरेक्टर जो प्ले करवाया डायरेक्टर ने, मैं कहूँगा उनको, जी। वो बड़ा वेल रिटन कैरेक्टर, एक नॉवल की तरह ऑलमोस्ट फील होता है वो कैरेक्टर। और उनका एक और कैरेक्टर है शटर आइलैंड का, वो भी मुझे बहुत पसंद है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट वो बहुत डेप्थ और बहुत डेप्थ। इंटरट्वाइनिंग टाइप कैरेक्टर है, पास्ट प्रेजेंट ये वो सब चीज चल रही है। Do you also feel that there is a difference between Hollywood movies and Bollywood movies? Because there is just this, discussion going on among, मैंने भी देखा है लोगों में कि नहीं यार हॉलीवुड मूवी का लेवल मैच नहीं कर पाती हैं बॉलीवुड मूवीज. Do you also feel that as an actor? It is only a technical difference. The difference is only purely technical. See, I went there, I studied there. मैंने कई ऐसे सीन्स, चाहे वो स्क्रीन राइटिंग क्लास हो, कोई भी हो, या खुद भी जो फिल्में बनाई, उसमें मेरा इमोशन, मेरा व्यू पॉइंट तो इंडियन ही रहेगा कहने का। तो जब उन पे भी ताली पड़ जाती है वहाँ पे, या उस पे भी रिएक्शन आ जाता है या लाफ्टर आता है जी. तो आपको रियलाइज होता है इट इज़ ओनली द टेक्निकलिटीज़। वहाँ पे क्या है, एक्सेस टू इक्विपमेंट। अब जैसे यहाँ पे हम ये शूट कर रहे हैं, ये लाइटें लगी हैं, चीज़ें लगी हैं, वहाँ पे बहुत ईजी है ये सब एक्वायर करना। गली गली में वहाँ पे बड़े बड़े प्रॉप हाउसेज हैं जो 1920s से प्रॉप्स उन्होंने स्टोर किया। हमारे पास नहीं है इंडिया में। हमारे जो स्टूडियोज थे वो भी बिक जाते हैं यहाँ पे। हम अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व नहीं करते इंडिया में, वो वहाँ पे हिस्ट्री प्रिजर्व करते हैं। वहाँ के पुराने 100 साल पुराने स्टूडियो आज भी जिंदा हैं। यहाँ पे तो वेट करते हैं कि उसका दिवाला कब निकले। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट बात है। हाँ. और ये अनफॉर्चुनेट बात है हाँ, हमारे इंडस्ट्री की। बट आपके जो ट्रेजर हैं, आपके जो सिनेमा जिन्होंने इतना ग्रेटनेस की, आज इतनी खुशी हो रही है कि राज कपूर सर का हम 100 साल मना रहे हैं। हाँ. उनकी एक से एक फिल्में हैं, और आज भी जो उन्होंने लेवल ऑफ डायरेक्शन किया है, वो फिल्में, बस क्या होता है कि विद टाइम आपका एडिटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दैट इज इट। कंटेंट तो वही है ना, उसमें भी बाप वही है, आवारा कैरेक्टर है तो आवारा ही है ना। और आज के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है वो, उस कॉन्टेक्स्ट में भी सही है। करेक्ट। म्यूजिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका विद टाइम, बट फिर भी वो म्यूजिक ज़्यादा हिट करता है। एग्जैक्टली। बिकॉज सिचुएशन पे है वो। एग्जैक्टली। मैं समझता हूँ कि पुराने सॉन्ग्स को एवरग्रीन सॉन्ग्स सिर्फ इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि सिचुएशंस पे सॉन्ग्स आजकल बहुत कम बनते हैं और उन सॉन्ग्स के मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, सॉरी एक सेकंड। हॉलीवुड में जो थिएटर को है वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, थिएटर की फिल्मों को। हमारे यहाँ पे अभी क्या कर दिया गया है, उसको 3 डे विंडो कर दो, 3 दिन में कलेक्शन होना चाहिए, 4 से 8 हफ्ते में पिक्चर OTT पे आ जाए, वो प्री सेल्स ये वो वगैरह। इतनी बड़ी कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा कर दिया, इतनी बड़ी हिट होती है गदर 2, स्त्री 2, अभी पुष्पा 2, बट इनको 8 वीक से ज़्यादा थिएटर में मिलेगा नहीं। पहले जब हिट होती थी फिल्म, वो 1-2 साल तो ऐसे ही चलती थी, कोई प्रेशर नहीं रहता था आपको फर्स्ट वीक में ही कैच करनी है पिक्चर। आप 2-3 महीने बाद भी जाके देखते थे हाँ थिएटर में। तो आपने जब पब्लिक का वो जो एक रहता है कि फॉर एक्सक्लूसिविटी जो थिएटर की होती है वो छीन ली। वहाँ पे अभी भी वो लोग वो डील साइन करते हैं कि भाई AI अभी रिप्लेस नहीं करेगा एक्टरों को। इधर तो वेट कर रहे हैं कि कब एक्टरों की नजरों से छुटकारा पड़े। Simrat, do you have any opinion about this topic? The Hollywood movies are better or Bollywood movies are better? Any? Yeah, we have Mughal Azam. Okay. We have Bahubali. तो ऐसा तो कुछ नहीं है, टेक्निकल चीज़ें हो सकती है एंड डेफिनेटली उनके माइंडसेट, सीइंग द इमोशंस इज डिफरेंट, हमारे इंडियन इमोशंस डिफरेंट है। सो वो सब तो डिफरेंसेस जो रहेंगे वो तो रहेंगे। हमें थोड़ा सा देश की धरती, हाँ नहीं वो हमेशा रहेगी है, ये है
ठीक है, तो वो नहीं कभी कर सकते, हम उनकी वाली चीज़ें नहीं कर सकते। वहाँ पर 18 के बाद में बच्चों का घर से निकल जाना इज द मोस्ट कॉमन थिंग। हमारे इधर तो बच्चा 30 में बोलता है मम्मी बाहर चले जाओ, तो मम्मी का दिल ऊपर नीचे हो जाता है मेरा बच्चा। You know, you exactly spoke like my mother. She's waiting. So, कब आएगा मेरा बेटा? Because I'm a single child. बट ये अगर फॉरेन का रहता अच्छा है, my son is working good, ये वो, he should be working, क्यों घर आ गए जल्दी? वहाँ पे भी अल्टीमेटली होता है, इमोशन यूनिवर्सल है। सी मॉम का, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक माइंड जैसे सोचता है ना, यहाँ पर अपनी मम्मी, हर कोई मम्मी, हाँ मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, यहाँ पे सब definitely सिमिलर ये इमोशन है कि यार 10 बज गया मेरा बेटा क्यों नहीं आया, ये नहीं, कितना काम कर रही है, खाना कब खाएगा, कब सोएगा, कब ये कब। Exactly. वो है, वो माँ रहेगी माँ सो वो इमोशनल डिफरेंस है, बाकी तो सबसे। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या है? क्या वनवास तो 20 दिसंबर को आ ही रही है, ठीक है, और मेरी तो बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म को। ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा ही है, उसके साथ साथ मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतने सारे एक्शंस और मार धाड़ के बाद एनिमल देख लिया हमने, पुष्पा 2 देख ली, अब एक जो हमारा साल खत्म होगा, आराम से बैठ के एक फैमिली फिल्म देखेंगे, तो मुझे इस बात का है बहुत खुशी है। तो अब इसके बाद क्या, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में? फ्यूचर में बस अभी इंटरेस्टिंग 2 फिल्में का मैं टॉक्स में हूँ, और अच्छे एक रोमांटिक फिल्म है जो बहुत अच्छे स्केल पे बनी जाएगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट वन, बिकॉज वो कहानी बहुत अच्छी है। किन के साथ है, कुछ डिटेल्स? कुछ अभी नहीं, अभी आजकल कुछ शेयर नहीं कर सकते ना यार, यू नो, आप मीडिया वाले हो। एग्जैक्टली, मैं सोच रहा था कि शायद बातों बातों में कुछ मिल जाए। नहीं यार, आजकल कुछ नहीं कर सकते। मैं वरना कह देता, अगर ये थोड़ा पहले का समय होता मैं जरूर कह देता जी, क्योंकि अब फॉरगेट इट। ओके सिमरत, आपका आगे, या अभी आप ब्रेक लेना चाह रही हैं कुछ टाइम के लिए? क्यों ब्रेक यार, अभी तो शुरुआत की, अब मत ब्रेक लगाओ फिलहाल। ब्रेक लेंगे आराम से, जब अभी वनवास लेने का समय नहीं। अभी वनवास, और ब्रेक क्यों लेनी यार, ये मुझे पसंद है, मैं इसलिए कर रही हूँ जी। ब्रेक लेनी रहती तो फिर कर लेते पढ़ाई वढ़ाई। जी ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, इट वाज अ लवली इंटरव्यू, एंड मैं बिल्कुल कहूंगा कि 20 दिसंबर को वनवास जरूर देखिएगा सभी लोग थिएटर्स में विथ योर फैमिली।